हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया। आंसर जो हो जाएगा इसका वो थे एम विश्वेश्वरैया, जिसको फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्लानिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। और एक ऐसी सिचुएशन होती है जब एक से ज़्यादा लोग एम्प्लॉय होते हैं देन आर एक्चुअली नीडेड, अ कॉमन फीचर ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया। सो इस नॉन फार्मा सीरीज़ के अंदर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस, जो कि आपके एम्स CRE एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग पहली बार ये सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, पहली बार ये क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप लोग फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। एंड इसी के साथ ही साथ अगर आप अभी तक फार्मेसी इंडिया के दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स के साथ नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए, जैसे कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम, जिनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक दिया गया है, क्योंकि वहीं पर सारी अपडेट्स, जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं आपके एग्ज़ाम से रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, तो वो आपको वहीं पर ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सवाल है, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग? इनमें से कौन थे जिनको फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, M विश्वेश्वर या फिर PC महालनोबिस? आंसर जो हो जाएगा इसका वो थे M विश्वेश्वरैया, जिसको फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्लानिंग भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक बुक अपनी लिखी थी और उस बुक का नाम था प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है, तो इसी के लिए इनको हम लोग फादर का टाइटल दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग स्टैंड्स फॉर, व्हाट डू यू मीन बाय नीति? ये बहुत ही फेमस है। आंसर इसका हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस इसने किया है 2015 के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज GDP? जो GDP है, इंडिया की GDP के अंदर कौन सा एक ऐसा सेक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है? आपके ऑप्शंस हैं एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज या फिर माइनिंग। ये बहुत ही बेसिक सवाल है, आपको पता होना चाहिए कि जो सर्विसेज हैं, ठीक है, जो सर्विस सेक्टर है सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इंडिया के GDP के अंदर, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो आंसर होगा इसका सर्विसेज। वेरी इजी क्वेश्चन। द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी यानी कि MPC इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग विच रेट? अब ये जो MPC है यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इंडिया के अंदर कौन से रेट को फिक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फिस्कल डेफिसिट रेट, GDP ग्रोथ रेट, द बेंचमार्क पॉलिसी रेट यानी रेपो रेट, या फिर इन्फ्लेशन रेट? देखिए, अगर मैं बात करूं MPC की, तो ये एक ऐसा कह सकते हैं आप कि एक कमीशन है, कमिटी है, जो कि जो बेंचमार्क पॉलिसी रेट है उसको ये सेट करने के लिए, फिक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द MPC ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग द रेपो रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका द बेंचमार्क पॉलिसी रेट यानी रेपो रेट। व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI? वेरी आसान। चलिए, इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इंडिविजुअल्स इन द इंडियन स्टॉक मार्केट, loans given by foreign governments to India, and investment made by a firm or individual from one country into business interest located in another country। ठीक है, या फिर aid received from international organization? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन C। देखिए, FDI होता क्या है? मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर फर्म है या फिर कोई एक इंडिविजुअल है, वो किसी दूसरे देश के अंदर बैठा हुआ है और वो किसी दूसरे देश में बिजनेस इंटरेस्ट के अंदर अगर किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करता है तो उसी को ही हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड FDI। FDI इन्वॉल्व अ फॉरेन एंटिटी टेकिंग अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अ डोमेस्टिक कंपनी, है ना। जैसे हम अपनी बात करें, अगर मैं इंडिया की बात करूँ, तो इंडिया में कोई भी एक फर्म है, कोई भी एक कंपनी है या कोई इंडिविजुअल है, वो किसी दूसरे देश के अंदर किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में या किसी भी चीज़ में अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसी को ही हम FDI कहेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
India's economy is best described as the capitalist economy, socialist economy, मिक्स्ड इकोनॉमी या ट्रेडिशनल इकोनॉमी। इंडिया की जो इकोनॉमी है इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, किसी पर्टिकुलर तरफ ये, किसी पर्टिकुलर साइड ये नहीं जाती है, ना ही ऐसे हम कह सकते हैं कि ये स्पेसिफिकली कैपिटलिज्म है या फिर आप कह सकते हैं कि ये सोशलिस्ट है। नहीं, ये एक तरीके की मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारे इंडिया की। इंडिया हैज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी विच कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ द आरबीआई इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई। देखिए, आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है इट इज़ लोकेटेड इन मुंबई। ठीक है, द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, जो सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलो, द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वॉज फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ, आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये जो स्टार्ट किया गया था नॉर्मन बोरलॉग के थ्रू स्टार्ट किया गया था, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर, एंड देन ये इंडिया के अंदर लेकर आया गया ताकि जो सब्जियां हैं, जो फल हैं उनके, या हम कह सकते हैं कि जो क्रॉप्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनके ग्रोथ को और ज़्यादा इंक्रीज किया जा सके, उनको बचाया जा सके। तो आंसर इसका जो हो जाएगा दैट विल बी व्हीट एंड राइस। ठीक है, व्हीट एंड राइस। पल्सेस और ऑयल सीड इसके अंदर नहीं आते हैं क्योंकि आटा और चावल ये बेसिक नीड है ह्यूमन बींग्स की। क्लियर? तो इसी को ही बचाने के लिए या इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम कह सकते हैं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसको फोकस किया गया था। ठीक है, इंडिया के अंदर बात हो रही है। क्लियर? आप कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड बाय नॉर्मन बोरलॉग, ये भी याद रखना। As per the Economic Survey 2024-25, India has become the top contributor to global IPO listing. देखिए, सवाल पूछा है कि अगर हम इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 की बात करें तो इंडिया सबसे टॉप कंट्रीब्यूटर के पोजीशन पर है जो कि आईपीओ लिस्टिंग के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। आपसे पूछा गया है कि इस आईपीओ की फुल फॉर्म क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इमीडिएट पेमेंट ऑर्डर, इंटरनल परचेज ऑर्डर या फिर इंटरनेशनल प्राइवेट ऑफरिंग। इसका मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब ये होगा क्या? एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच अ प्राइवेट कंपनी कैन गो पब्लिक बाय सेलिंग इट्स स्टॉक। अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने स्टॉक्स को बेच देती है, सेल कर देती है, तो वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट की जा सकती है। दिस इज आईपीओ। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। Who is the current governor of the Reserve Bank of India? तो कौन है करंट गवर्नर, कौन है आरबीआई के एज ऑफ अर्ली 2025? उर्जित पटेल, रघुराम राजन, शक्ति कांता दास या फिर डी सुब्बाराव। आंसर जो हो जाएगा इसका दैट इज ऑप्शन सी, शक्ति कांता दास। ठीक है, जो कि 25th गवर्नर है आरबीआई के। The term disguised unemployment is most commonly found in which sector of the Indian economy? अब आप लोग सुनते तो होंगे इन सारी चीज़ों को, आप लोगों ने डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का नाम भी सुना होगा। ये कौन से सेक्टर के अंदर, इंडियन इकोनॉमी के कौन से सेक्टर के अंदर ये वर्ड यूज़ किया जाता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर या आईटी सेक्टर? देखिए, ये यूज़ किया जाता है बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, और एक ऐसी सिचुएशन होती है जब एक से ज़्यादा लोग एम्प्लॉय होते हैं देन आर एक्चुअली नीडेड, अ कॉमन फीचर ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, समझो, मतलब मान लीजिए कि मेरे पास एक फील्ड है ना, उस फील्ड में काम करने के लिए 4 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन अगर उस फील्ड में 4 से ज़्यादा 10, 12 जितने भी लोग अगर काम कर रहे होंगे तो मुझे जितनी एक्चुअली ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर यूज़ किया जाता है। चलिए, द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फाइनेंस कमीशन इन इंडिया, तो ये किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 280, 324, 356 या 123? आंसर हो जाएगा इसका जो 280 है।
ठीक है, इस कैटेगरी से ये बिलोंग करता है या फिर ये इसके अंदर आता है कह सकते हैं। आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट द प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years. SEBI stands for Securities and Exchange Board of India, Stock Exchange Bank of India, Securities and Exchange Bureau of India या फिर Stock and Equity Board of India। देखिए SEBI stands for Securities and Exchange Board of India, ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। SEBI is the regulator for the securities and commodity market in India. Human Development Index यानी HDI is published by which organization? अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है यानी HDI, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करते हैं? वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO। जो सही आंसर इसका हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि जो UNDP है। द HDI इज अ स्टैटिस्टिकल tool used to measure a country's overall achievement published by UNDP, ठीक है, UNDP, क्लियर। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो जो NSE है इंडिया का वो कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से सिटी में लोकेटेड है? न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर अहमदाबाद। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मुंबई। The National Stock Exchange यानी NSE is located in Mumbai. What is the main objective of the प्रधानमंत्री जन धन योजना? तो जो ये देखो नाम से ही तुमको समझ में आ रहा होगा, वैसे तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मकसद क्या था? टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विस access to all household, to provide health insurance to the poor या फिर to provide electricity to all villages। सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी। जन धन योजना का मतलब यही है कि फाइनेंशियल सर्विस हर एक घर तक पहुंचाया जाए, ये मेन मकसद होता है या फिर है प्रधानमंत्री जन धन योजना का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म इन्फ्लेशन रेफर्स टू। अब इन्फ्लेशन का नाम आप लोगों ने काफ़ी बार काफ़ी जगह सुना होगा, लेकिन इसका मेन मतलब क्या होता है? अ सस्टेन इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, या फिर अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी, अ फॉल इन द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए इन्फ्लेशन का मतलब सब कुछ ही है। एक सस्टेन इंक्रीज जो कि जनरल प्राइस लेवल होता है किसी भी पर्टिकुलर सामान का या सर्विसेज का, एक वैल्यू ऑफ मनी का घटना, ठीक है, किसी भी प्रकार से अगर वैल्यू ऑफ मनी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो वो भी इन्फ्लेमेशन की कैटेगरी में आता है। अ फॉल इन द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी, क्लियर। तो ये सारी की सारी चीज़ें रिगार्डेड एज जो इन्फ्लेशन है, ठीक है। इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच द जनरल लेवल ऑफ प्राइसिंग इज राइजिंग एंड परचेजिंग पावर इज फॉलिंग, ठीक है, ये मतलब होता है जो आपका इन्फ्लेशन है। आगे बढ़ते हैं। द व्हाइट रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ। अब जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आटा और चावल के लिए था, अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे चावल और आटा के लिए था, वैसे ही ये जो व्हाइट रेवोल्यूशन है ये है जो मिल्क है इसका प्रोडक्शन रेट बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो व्हाइट रेवोल्यूशन और ऑपरेशनल फ्लड लेड टू अ मैसिव इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। Which of the following taxes has been subsumed in the goods and services tax यानी GST? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स या फिर प्रॉपर्टी टैक्स। वेरी इजी आंसर जाएगा वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। तो GST बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्स है जिसके अंदर उन्होंने रिप्लेस कर दिया है और इसी में ही आता है VAT यानी जो वैल्यू इन एडेड टैक्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। India's foreign exchange reserves are held and managed by the Ministry of Finance, the State Bank of India, the Reserve Bank of India या फिर the Securities and Exchange Board of India। ये शायद मैं ऑलरेडी आपको क्वेश्चन करा भी चुकी हूँ। आंसर जाएगा इसका द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही संभालते हैं भाई, सब कुछ यही देखते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि सभी बैंकों का जो बॉस है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर एक चीज़ क्लियर, सब कुछ यही चेक करते हैं, सब कुछ यही कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक है। तो RBI इज द कस्टोडियन ऑफ द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। द टर्म माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इज डिफाइंड बेस्ड ऑन। अब ये जो टर्म हम लोग इस्तेमाल, आप नहीं मतलब सुनी होगी आप लोगों ने, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ये किसके आधार पर हम लोग इन टर्म का इस्तेमाल करते हैं? द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ओनली,
The annual turnover only, investment in plant and machinery and annual turnover, the geographical location of the enterprise. देखिए ये जो टर्म यूज़ किए जाते हैं ये पर्टिकुलरली किसी भी प्लांट में इन्वेस्टमेंट या मशीनरी में इन्वेस्टमेंट या फिर जो एनुअल टर्नओवर है उसके लिए टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है। द क्लासिफिकेशन ऑफ MSMEs यानी जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज है इन इंडिया इज बेस्ड ऑन अ कंपोजिट क्राइटेरियन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर। ठीक है। What is the base year for the calculation of India's gross domestic product at present? GDP. Answer is 2011 and 2012. The demonetization of rupees 500 and rupees 1000 banknotes was announced in which year? अब ये तो सबको ही पता होगा कि जो 500 और 1000 के जो नोट्स हैं वो कब बंद हुए, कब डीमोनेटाइज हुए। आपके ऑप्शंस है 2014, 15, 16 या 17, वेरी रिसेंट एंड आंसर इज 2016। ठीक है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने पूरी तरीके से बैन कर दिया या हम कह सकते हैं कि उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था जो 500 और 1000 के नोट्स थे। Second last question, India is a member of which of the following organization? World Trade Organization, International Monetary Fund, World Bank या फिर all of the above? Answer is all of the above. सबका पार्ट है। ठीक है। आप WTO की बात करें, IMF की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, ये सभी का ही फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज UPI स्टैंड्स फॉर? पता होगा व्हाट इज यूपीआई? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिक पेमेंट आइडेंटिफायर, यूनिफॉर्म पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस। देखिए यूपीआई जो कि बेसिकली मनी ट्रांसफ़र के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, जो डिजिटल मनी ट्रांसफ़र किया जाता है उसके लिए, एंड इट स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चलिए, तो ये थे कुछ और क्वेश्चंस जो पूरी तरीके से इंडियन इकोनॉमी पर बेस्ड थे। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आपकी तैयारी के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी एम्स फार्मासिस्ट बुक, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि हम कहाँ से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। एग्जाम अब आने ही वाला है, फार्मा के क्वेश्चंस हैं, नॉन फार्मा के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, हमको पता नहीं है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए एम्स फार्मासिस्ट बुक वन एंड ओनली बुक। ठीक है। जिसके अंदर मॉडल पेपर्स आपकी तैयारी के लिए, ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सको, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। ठीक है। आपको इसमें 5000 प्लस क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। ठीक है, जो मोर देन इनफ होंगे। और अगर आपको सिर्फ एक प्रीवियस ईयर बेस्ड बुक चाहिए तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी मिशन फार्मासिस्ट बुक, जो कि बेसिकली जिसके अंदर 30 मॉडल पेपर्स नहीं है, 30 प्रीवियस ईयर के पेपर्स इंक्लूडेड हैं। ठीक है। और ये पूरी तरीके से एक प्रीवियस ईयर बेस्ड बुक है। इन दोनों बुक्स को आप ऑर्डर कर सकते हैं फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन विद कैश ऑन डिलीवरी, और फार्मेसी इंडिया ऐप के थ्रू भी आप इनको मंगा सकते हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया। थैंक यू।